नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए एथिक्स। और हमने एथिक्स में अभी तक क्या कवर कर लिया? हमने एथिक्स में अभी तक 3 चैप्टर कवर कर लिए। तो जितना हमने कवर कर लिया, आज हमने ये विचार किया कि आज आपको ये बता दिया जाए, एक बार आपका रिवीजन करा दिया जाए थ्रू सिलेबस कि हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। और दूसरी बात, ये जो लिखा विजुगीसु फाउंडेशन बैच, ये हमारा फ्री ऑफ यूट्यूब पर इनिशिएटिव चल रहा है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल रहा है। ये बैच आपको यूट्यूब पर है, ठीक है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच। और ये किन के लिए कारगर है ये भी मैं बता दूं, ये जो 2027 के टारगेट में है उनके लिए यूपी पीसीएस में ये फाउंडेशन बैच काम कर रहा है। बाकी जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए अलग से मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच जो आएगा वो हमारा आएगा जुलाई में। आज 30 जून है, यानी कि कल हम उस बैच के अनाउंसमेंट करेंगे। देन आफ्टर आप लोगों को उसके फीचर कल ही हम आपको बता देंगे। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो तुरंत जा कर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब जितने भी अपडेट होंगे, और अब प्रीलिम्स के लिए हम बिल्कुल कमर कस चुके हैं। अब कोई भी, ये मान लीजिए, अब कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रीलिम्स तो अब इस टाइम पर सबसे अच्छे तरीके से कवर करना ही है, तो इसलिए कोशिश करें कि प्रीलिम्स में लग जाएं कायदे से। और अभी ये समय है जो प्रीलिम्स आपको बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। देन आफ्टर आप देखेंगे कि आगे वाली जितनी योजनाएं हैं उन पर तो आपको कार्य मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में ये भी कोशिश होगी हमारी कि प्रीलिम्स को अच्छे से कवर आपको कराया जाए। तो हमारा ये इनिशिएटिव ये तो यूट्यूब पर अभी उपलब्ध ही है, और साथ में अभी हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच चलाएंगे उसके लिए भी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने क्या बताया, पहले मैं आपको आज की क्लास में क्या कराऊंगा, पहले हम पिछली जितना क्लासेस का हमारा कंप्लीट हो गया उसका एक बार रिवीजन कर लेते थ्रू सिलेबस, जान लेते कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया। क्योंकि यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी आयोग का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज का ग्रेड ए का, कैटेगरी ए का, तो उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने सिलेबस से नहीं भटकें, उतना ही पढ़ें जितना आपके सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? तो अभी तक हमने कवर किया चैप्टर 1 में नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर संबंध, जिनमें क्या था, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का शास्त्र तत्व। पहले तो ये हेडिंग यहाँ पर लिखी, तो हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र के तत्व क्या हैं, नीति शास्त्र के उसके बाद सार तत्व देखा, और मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र को देखने का प्रयास किया, यानी कि नैतिकता। मानवीय क्रियाकलाप क्या है? नैतिकता। नीति शास्त्र को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक तो विषय के तौर पर, दूसरा व्यवहार के तौर पर। तो व्यवहारिक पक्ष था नैतिकता, इसलिए हमने नीति शास्त्र और नैतिकता के मध्य अंतर देखा और समझने की कोशिश की, अंतर क्या है और बीच में संबंध क्या है वो समझा। उसके बाद और क्या देखा, नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम हमने देख लिए, और नीति शास्त्र और सार्वजनिक संबंधों में क्या, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, ये टॉपिक शायद हमने नहीं देखा। नीति शास्त्र और विधि, हमने ये चीज़ें देख ली हैं। जो चीज़ें नहीं देखी, यदि कुछ छूटी हुई तो वो आगे वाले चैप्टर्स में कवर हो जाएंगी। और चैप्टर 2 में हमने क्या देखा था, वैसे तो हमने इसको एक चैप्टर में इंटीग्रेटेड रखा, बस यहाँ पर यूपी पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसको चैप्टर वाइज अलग अलग बांटा। तो चैप्टर 2 में हम देखा मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से शिक्षाएं, मूल्य के विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, ये भी हमने देख लिया अभी तक, ठीक। देन आफ्टर हमने चैप्टर 3 में क्या देखा, अभिव्यक्ति, अंतर्वस्तु या कंटेंट, हमने देख लिया अभिव्यक्ति क्या है, कैसे है। उसके बाद अभिव्यक्ति की संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभाव एवं संबंध को भी हमने समझ लिया। नैतिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति हमने देख ली है, ठीक है। सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना, सामाजिक प्रभाव और धारणा क्या है, हमने ये भी देख लिया। सामाजिक प्रभाव और अनुनयन के बीच संबंध क्या है, और सिविल सेवा में सामाजिक प्रभाव और अनुनयन का उपयोगिता क्या, ये भी देख लिया। और सामाजिक प्रभाव और अनुनयन की भूमिका भी देख ली कि सहमति बनाने में इन दोनों की क्या भूमिका है। ये सब अभी तक हमने कवर कर लिया। अब आज क्या करना है, तो आज हमें करना है एप्टीट्यूड, यानी अभिरुचि, नया चैप्टर शुरू करना है, ठीक है। आपका ये रिवीजन मैंने आपको शुरुआती 5 मिनट में करा दिया। अब ये सब मैं बोर्ड पर क्लियर कर देता हूँ, और अब आज का नया यूनिट शुरू करते हैं जिसका नाम है अभिरुचि, यानी कि एप्टीट्यूड।
अभी स्टार्टिंग में यदि किसी का कोई डाउट हो पिछली क्लासेस का या प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो वो अभी बता दे। तो अभी मैं एक बार डाउट आपका एंटरटेन कर देता हूँ, देन आफ्टर हम जब क्लास शुरू करते हैं फिर बीच में कोई भी डाउट मैं लेता नहीं हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो हो तो अभी लिखिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। अभिरुचि, अभिरुचि या एप्टीट्यूड। ट्यूड, एक मिनट मुझे दीजिए, कुछ क्लास में इंटरप्शन हो रहा बाहर। तो शुरू करते हैं नया चैप्टर, अभिरुचि, एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना ये समझ लेते हैं पैसे। एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम देखते हैं अभिरुचि की अवधारणा और परिभाषा। क्या अभिरुचि की अवधारणा या परिभाषा, अवधारणा व परिभाषा। ये कौन सी यूनिट है? ये हमारी चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 है। 3 चैप्टर अभी तक हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो अभिरुचि की अवधारणा व परिभाषा। तो जो अभिरुचि है इसको इंग्लिश, क्योंकि हमारे ये जितने भी लिटरेचर हुआ मैक्सिमम लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर या कहें तो पुराने यूनान लिटरेचर से आता है, स्टार्टिंग होता है। जो ये जो शब्द एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, अभिरुचि क्या, एप्टीट्यूड शब्द जो है ये एप्टोस, एप्टीट्यूड शब्द जो है ये एप्टोस शब्द से बना है, एप्टोस शब्द से बना है, एप्टीट्यूड शब्द एप्टोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है के लिए उपयुक्त, से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है के लिए उपयुक्त, जिसका अर्थ है के लिए उपयुक्त। इसका मतलब है कि अभिरुचि किसी निश्चित या, लिखिए, इसका मतलब है कि अभिरुचि किसी निश्चित, इसका मतलब है अभिरुचि किसी निश्चित कार्य को बेहतर तरीके से, किसी निश्चित कार्य को बेहतर तरीके से, किसी कार्य को बेहतर तरीके से, किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए अर्जित, या किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए प्राकृतिक या अर्जित क्षमता है। क्या है?
अभिरुचि किसी निश्चित कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए प्राकृतिक या अर्जित क्षमता है। इसका मतलब ये है, के लिए उपयुक्त शब्द का मतलब ये है। ठीक है, ये क्या है? अभिरुचि व्यक्ति के किसी योग्यता को दर्शाते हैं। क्या? अभिरुचि व्यक्ति की किसी योग्यता को दर्शाती है। अभिरुचि व्यक्ति की किसी योग्यता को दर्शाती है। ये तो हो गए अभिरुचि के मतलब हमने समझ लिया। अब अभिरुचि की एक परिभाषा बना लेते हैं। पर एग्जाम्पल इसमें देखना समझना चाहेंगे तो एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए पेंटिंग, अभिनय, गाने की क्षमता, मान लीजिए मेरी पढ़ाने की क्षमता, और भी मेरी क्षमता हो सकती है, मेरी ड्राइविंग स्किल्स हो सकती हैं, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इसी तरीके से कई स्किल हो सकती हैं। तो स्किल अभिरुचि यानी कि योग्यता ही अभिरुचि किसी व्यक्ति के अंदर, अभिरुचि व्यक्ति की किसी योग्यता को दर्शाती है। तो अभिरुचि, ठीक है। अब इसकी परिभाषा बना लेते हैं। ये तो अभी हमने अवधारणा समझ लीजिए कि ये किस तरीके से था। अब आप इसको एग्ज़ाम में यूज नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें लिखेंगे क्या आप डोज के लिए उपयुक्त, ना ही कभी इतना सरल आपसे पूछा जाने वाला है। ये आपके लिए एक बैकग्राउंड बनाना है ताकि आप समझ सके चीज़ों को। आपको बैकग्राउंड बनाने के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। तो अब हम सीधे आते हैं परिभाषा में। ये आप एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएंगे, जो परिभाषा है उसको एग्ज़ाम में यूज कर पाएंगे। तो इसको क्लियर करते हैं बोर्ड वर्क को और सीधे डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो लिखिए अभिरुचि का संबंध, अभिरुचि का संबंध, अभिरुचि का संबंध व्यक्ति की योग्यता व व्यक्ति की, अभिरुचि का संबंध व्यक्ति की योग्यता व, अभिरुचि का संबंध व्यक्ति की योग्यता व निपुणता से है। अभिरुचि का संबंध व्यक्ति की योग्यता व निपुणता से है, या व्यक्ति की शारीरिक, यह व्यक्ति की शारीरिक, यह व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक, या व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमता को, या व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमता को मापन, शारीरिक व मानसिक क्षमता को मापन नहीं लिखते यहाँ पर, को दर्शाती है। शारीरिक व मानसिक क्षमता को दर्शाती है। ये शारीरिक व मानसिक क्षमता को दर्शाती है। ये क्या करती है? शारीरिक व मानसिक क्षमता को दर्शाती है। इसमें क्या होता है? जिसे उचित कौशल व शिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये जो क्षमता दर्शाती है इसको क्या किया जा सकता है? जिसे उचित कौशल व प्रशिक्षण द्वारा, उचित कौशल व प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाया जा
सकता है। पढ़ाया जा सकता है। ये तो अपनी परिभाषा इतनी काफ़ी है। 3 लाइन की परिभाषा आप आराम इस किसी भी एग्ज़ाम में 3 लाइन की परिभाषा लिखिए, 3 से 4 लाइन में डेफिनेशन को कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम्पल करते हैं तो 4 लाइन हो जाएंगी, तो इसमें एक एग्जाम्पल जोड़ लीजिए। बढ़ाया जा सकता है जैसे सिविल जैसे सिविल सेवा में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे सिविल सेवा में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे सिविल सेवा में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सिविल सेवकों के माध्यम से सिविल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सिविल सेवकों की अभिरुचि, सिविल सेवकों की अभिरुचि में वृद्धि की जा सकती है। सिविल सेवकों की अभिरुचि में वृद्धि की जा सकती है। तो हमने क्या देखा, अभिरुचि क्या है? यह व्यक्ति की योग्यता व निपुणता से इसका संबंध है। और इसका क्या संबंध है? या किस चीज़ को दर्शाती है? तो ये शारीरिक व मानसिक क्षमता को दर्शाती है। बहुत ही क्रिप्स फॉर्म में अगर समझना तो ये समझिए, इसका संबंध किससे? व्यक्ति की योग्यता व निपुणता से। और यह किस चीज़ को दर्शाती है? व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमता को। इसको जिसे उचित कौशल व प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और इसके उदाहरण के लिए देखें तो जैसे सिविल सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सिविल सेवकों की अभिरुचि में वृद्धि की जा सकती है। ये इस तरीके से एक उदाहरण भी लिया। तो अब ये हमने देख लिया उसकी परिभाषा। अब देखते हैं कि अभिरुचि की विशेषताएं क्या हैं। अभिरुचि की विशेषताएं बहुत आसानी से छोटे छोटे कीवर्ड में लिख लेते तो उसको फ्लो चार्ट में ही बना देते। अभिरुचि की विशेषताएं, अभिरुचि की विशेषताएं, अभिरुचि की विशेषताएं। तो अभिरुचि की विशेषताएं ऐसे समझिए। अभिरुचि क्या है? बौद्धिक क्षमता। इसकी विशेषता है बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता के बाद इसमें क्या हो सकता है? ज्ञान, कौशल व प्रशिक्षण के माध्यम से अभिरुचि में वृद्धि। क्या? ज्ञान, प्रशिक्षण व कौशल के माध्यम से, ज्ञान, प्रशिक्षण व कौशल में, ज्ञान, प्रशिक्षण व कौशल में अभिरुचि में वृद्धि। ज्ञान, प्रशिक्षण व कौशल में अभिरुचि में वृद्धि, रुचि में वृद्धि। यहाँ पर क्या थी? अभिरुचि में बौद्धिक क्षमता। यहाँ क्या? ज्ञान, प्रशिक्षण व कौशल में अभिरुचि में वृद्धि। और क्या चीज़ और हो सकता है? मानसिक क्षमता व निर्णय निर्माण। मानसिक क्षमता व निर्णय निर्माण। मानसिक क्षमता व निर्णय निर्माण। और चीज़ें क्या हो सकती हैं? जन्मजात व अर्जित।
इसकी एक विशेषता ये या तो जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। जन्मजात व अर्जित, ये जन्मजात भी हो सकती है, बाद में अर्जित भी हो सकती है। देखिए ना, योग्यता व निपुणता, योग्यता क्या है, योग्यता बाद में भी अर्जित हो सकती है ना, प्रशिक्षण के माध्यम से, कौशल के माध्यम से इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो ये एक विशेषता हो गई इसकी। और क्या, कार्य निष्पादन क्षमता, इसकी विशेषता है कार्य निष्पादन क्षमता। कार्य निष्पादन क्षमता, निष्पादन क्षमता, निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस की बात हो रही, कार्य निष्पादन क्षमता। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। क्या विशेषता, बौद्धिक क्षमता, प्रज्ञान, प्रशिक्षण व कौशल में अभिरुचि में वृद्धि हो सकती है, इसकी विशेषता। मानसिक क्षमता व निर्णय निर्माण, इसकी एक विशेषता है। और क्या, जन्मजात व अर्जित, ये भी एक विशेषता है, ये अर्जित की जा सकती है। कार्य निष्पादन व क्षमता की इसकी विशेषता है, अभिरुचि की विशेषता। अब हम देख लेते अभिवृत्ति, अभी हमने जो पढ़ा था, और अभिरुचि के मध्य अंतर क्या है। हालांकि हमने इसको पहले भी देखा था जब अब हम पढ़ रहे थे अभिवृत्ति, पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि दोनों के मध्य अंतर क्या। इससे क्या हुआ, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और हम नया अभिरुचि टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे एक बार फिर से कोरिलेट कर लेंगे पुराने टॉपिक को। तो ये वर्ड वर्क हम क्लियर करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। अभिवृत्ति व अभिरुचि। एक मिनट दीजिए, क्लास इंटरप्ट हो रही है, एक मिनट दीजिए। अभिवृत्ति व अभिरुचि, इनके बीच डिफरेंस देखना है हमको। तो एक एक करके देखते हैं। जो अभिवृत्ति है ये जन्मजात नहीं हो सकती। अभिवृत्ति क्या है, ये जन्मजात नहीं हो सकती। और इसमें क्या, जन्मजात व प्रशिक्षण दोनों तरीके से हो सकती है। क्या, जन्मजात व प्रशिक्षण के माध्यम से, जन्मजात व प्रशिक्षण। वैसे भी यूपी पीसीएस में आपको लिखने के लिए बहुत कम मार्जिन मिलता है, इसलिए कोशिश करें फ्लो चार्ट के माध्यम से। कुल मिला के आप जितना ज़्यादा पॉइंट्स एग्जामिनर को देंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्जामिनर के लिए, उतना काफ़ी रहेगा। कम शब्दों में अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे बनते हैं। कोशिश यही करनी है कि अच्छे से एक्सप्लेन करें और बढ़िया बिल्कुल ब्रॉडर वे में आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग बहुत आसान है। तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, आंसर राइटिंग आप डिप टू डिप जाकर कॉपी भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें एग्जाम्पल आप अपने ऐड कर लीजिए, बाकी चीज़ें इसमें लगभग सही हैं। ठीक है, तो क्या हमने अभी देखा, जो अभिवृत्ति ये जन्मजात नहीं हो सकती, वही अभिरुचि क्या, ये जन्मजात व प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से होती। और इसमें क्या है, इसमें पूर्व आकलन यानी पूर्वाकलन संभव नहीं है। इसमें पूर्वाकलन संभव नहीं। एक मिनट दीजिए। और इसमें पूर्वाकलन संभव होगा। इसमें क्या होगा, अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी लिख दीजिए, तब तक मैं इंक फिल कर रहा हूँ। इसमें पूर्व आकलन संभव नहीं हो, इसमें पूर्व आकलन संभव है। क्या, पूर्व आकलन संभव। ये चीज़ें हमने वहाँ पर नहीं देखी थी जब हमने पहले अभिवृत्ति और अभिरुचि की तुलना की थी, पर हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि अब हम इस प्रोस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं।
अभी तक हम जब एटीट्यूड के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ रहे तो हमने चीज़ें एटीट्यूड के अकॉर्डिंग कंपेयर किया था, बट अब हम पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड, तो हमने चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग कंपेयर किया है, यानी कि अब हम यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव हमारा चेंज हो गया है, इसलिए हमने इसको दोबारा देखने की देखा, नहीं तो हम वहीं पर देख चुके थे, दोबारा देखने की क्या ज़रूरत थी। समझ रहे ना आप चीज़ें। तो इसमें मैंने बताया पूर्व आकलन संभव नहीं, इसमें पूर्व आकलन संभव है। ये जन्मजात नहीं हो सकती, जन्मजात व प्रशिक्षण दोनों तरीके से हो सकती। इसमें क्या है, इसमें चरित्र व सोच है, इसमें चरित्र व सोच है। और यहाँ पर क्या चीज़ काम कर रही है, इसमें यहाँ पर बुद्धिमत्ता व मानसिक क्षमता, बुद्धिमत्ता व मानसिक क्षमता, यहाँ पर क्या है, बुद्धिमत्ता व मानसिक क्षमता, और ये यहाँ पर क्या चरित्र व सोच है, और ये अधिक स्थायी है। अभिवृत्ति जो है ये अधिक स्थायी है, परंतु अभिरुचि जो है ना, ये इसमें बदलाव संभव है, इसमें बदलाव संभव है, अभिरुचि में बदलाव संभव है। इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में देखें, प्रशासक की निर्णय निर्माण प्रक्रिया की प्रवृत्ति का टाल मटोल। इसमें क्या, प्रशासक निर्णय प्रक्रिया इसके उदाहरण प्रशासक निर्णय प्रक्रिया की प्रवृत्ति टाल मटोल की प्रवृत्ति जो होगी वो टाल मटोल की होगी, यानी कि चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति होगी अभिवृत्ति में। और इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा प्रशासक समस्या हल करने में सक्षम। यहाँ पर क्या, प्रशासक समस्या हल करने में सक्षम होगा। यहाँ पर ऐसा क्यों है कि ये प्रवृत्ति क्यों टाल मटोल की, क्योंकि यहाँ पर पूर्व आकलन संभव नहीं हो पा रहा है, समझ रहे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ बुद्धिमत्ता व मानसिक क्षमता कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पर पूर्व समस्या का हल में सक्षम है प्रशासक। ये इसके उदाहरण हो गए। अब इसको एक केस स्टडी से भी समझ सकते हैं आप। उदाहरण के लिए समझिए, कहीं सांप्रदायिक दंगों में प्रशासक क्या करेगा, इन्हें रोक सकता है, लेकिन अपनी अभिवृत्ति के कारण क्या करे प्रशासक, अपनी अभिवृत्ति के कारण विशेष वर्ग के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति रख सकता है। उदाहरण में समझ रहे ना, इसकी एक उदाहरण हो सकता है कि प्रशासक सांप्रदायिक दंगे रोक सकता है, परंतु वो अपनी अभिवृत्ति के कारण किसी एक वर्ग विशेष के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति रख सकता है। समझ रहे ना, रोक सकता है, वो अभिरुचि है, उसके अंदर क्षमता है, परंतु वो किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, वो चीज़ उसको कार्य करने में एक बाधा होगी। समझ गए ना, किस स्टेज एक उदाहरण से समझे। तो ये हमने देख लिया अभिरुचि और उनके मध्य अंतर। अब देखते हैं सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। क्या लिखा आपने? अच्छा, कल बैच आपका आ रहा है, आप प्रीलिम्स के लिए, अब मैंने बताया ना आपको, प्रीलिम्स के लिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब कहीं भी कुछ
बिल्कुल आपका प्रीलिम्स का पूरा आपको यहीं पर कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके प्रीलिम्स को तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। बाकी प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बाकी आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं, बैच यहाँ पर आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट सब लगभग आपको हर वो कंटेंट करा दिया जाएगा जिससे आपका प्रीलिम्स निकल जाए बड़ी आसानी से। और कल हम एक सेशन और लेंगे कि प्रीलिम्स में एक बाधाएं क्या हैं, उनको लेकर के एक सेशन हम लेंगे कि प्रीलिम्स से कौन कौन सी वो फैक्टर हैं जिनके कारण प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आजकल अगर ये चीज़ों मेंटोर इस चीज़ पर फोकस करेंगे प्रीलिम्स निकलवाने से, ज़रा इस चीज़ पर फोकस अगर थोड़ा कर दें कि प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल पा रहा है, तो एक बार आपका ये आप जान जाएंगे कि क्यों नहीं निकल पा रहा, तो वो चीज़ें आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे, कम से कम वो चीज़ों से तो बचेंगे जो गलतियाँ जिन गलतियों का अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता। उसके बाद उन चीज़ों पर भी काम किया जाएगा जिनसे कि प्रीलिम्स निकलता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं सिविल सेवा बुनियादी मूल्य देखना। एक अच्छे प्रशासक के अंदर कौन से गुण होते हैं? एक अच्छे प्रशासक के गुण पॉल एच एपलबी के द्वारा जो इसमें डिवीज़न किया गया उनको देखते हैं। एक अच्छे प्रशासक के गुण, ये पॉल एपलबी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी बड़ा नाम है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा भी जाता है। एथिक्स भी एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोस्पेक्टिव में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे एथिक्स इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको अच्छे से वर्क कर सकें, उन चीज़ों को फॉलो कर सकें जो मोरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी हो। तो पॉल एपलबी का ये जो इन्होंने बताए हैं गुण क्या होते हैं देखिए, तो शुरू करते हैं। उत्तरदायित्व गुण है एक, उत्तरदायित्व संघर्षशील, सेवा भाव, अच्छा श्रोता, एक प्रशासक में उत्तरदायित्व होना चाहिए, वो संघर्षशील होना चाहिए, उसके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, प्रशासक अच्छा श्रोता होना चाहिए, ठीक है। और क्या, प्रशासक जो है लोक संबंध बनाने वाले पर बल, जो प्रशासक हो लोक संबंध बनाने में सक्षम हो, प्रशासक जो है लोक संबंध बनाने में सक्षम हो। और क्या गुण हो सकते हैं एक अच्छे प्रशासक के? नेतृत्व क्षमता व छवि निर्माण, प्रशासक में नेतृत्व क्षमता व छवि निर्माण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक प्रशासक बहुत अच्छा काम करता है परंतु उसकी भाषा या उसकी इमेज अगर एक बार पब्लिक में ख़राब बन जाती तो उस प्रशासक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। साथ में सरकारी मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक के अगेंस्ट नकारात्मक छवि नहीं बनती, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट भी नेगेटिव इमेज बनने लगती है। नकारात्मक छवि बहुत ख़राब चीज़ है। तो अच्छा कौन हो सके? जो नेतृत्व क्षमता व छवि निर्माण में अच्छा हो। अच्छे प्रशासक के गुण में ये भी है। और अच्छे प्रशासक के गुण क्या हो सकते हैं?
और संसाधनों का दक्ष उपयोग, संसाधनों का बिल्कुल अच्छे से उपयोग करना, यानी कि संसाधनों का दक्ष उपयोग, संसाधनों का दक्ष उपयोग। एक अच्छे प्रशासक में ये गुण भी होता है कि संसाधनों का दक्ष उपयोग, मिनिमम संसाधनों में बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मैक्सिमम संसाधनों में भी बहुत अच्छा काम कर सके, ऐसे प्रशासकों को दक्ष प्रशासक माना जाता है, जो मिनिमम संसाधनों में भी काम कर लें, संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। और क्या, सार्वजनिक हितों को, सार्वजनिक हितों को वरीयता देना, सार्वजनिक हितों को वरीयता देना। ये आपको जितनी भी चीज़ें लिखवाई जा रही है आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। एक प्रशासक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल एकदम जुबान पर आ जानी चाहिए तुरंत कि एक प्रशासक के अंदर ये चीज़ें अच्छाइयाँ होनी चाहिए। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसको आप आसानी से रट सकते हैं। रटना क्या, समझ जाएंगे तो रटने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आलोचनात्मक, आलोचना ग्रहण व शक्ति व सहनशीलता। क्या, आलोचनात्मक ग्रहण, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, ग्रहण क्षमता, आलोचनात्मक ग्रहण क्षमता, आलोचनात्मक ग्रहण सकता, शक्ति व सहनशीलता, शक्ति व सहनशीलता। एक अच्छे प्रशासक की ये गुण हो सकते हैं। ये पॉल एच.एफ.एल.बी की आप नाम यूज करें तो भी ये चीज़ें तो आपको एक तरीके से प्रशासन में लिखनी ही पड़ेंगी अगर किसी प्रशासक के अच्छे गुण पूछे जाएंगे। पर आप थिंकर का नाम भी यूज करते हैं तो आपको इसमें मार्क्स मिले, रिमार्क्स अच्छे मिल जाते हैं और आपके आंसर की वैलिडेशन बढ़ जाती है कि हाँ आपने अच्छे से एथिक्स को पढ़ रखा है, थिंकर विंकर। तो ये आपका इस तरीके से होता है। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके। अच्छे प्रशासकों के बुनियादी मूल्य, उनमें हम पढ़ेंगे सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व तो पढ़ना है, और भी चीज़ें, मतलब निष्पक्षता, गैर तरफदारी, उत्तरदायित्व, लगभग हर वैल्यूज ही पढ़ने हैं अभी। अब हमारा जो मेन चैप्टर रह गया इसमें मेन चैप्टर में ये है ही कि इसमें हमको बुनियादी मूल्य पढ़ने सिविल सेवा की, ये सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आप हर जगह यूज़ होगा आपका। ठीक है, शुरू करते हैं। बुनियादी मूल्य में सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा से शुरू करते हैं। तो सत्यनिष्ठा क्या है? सत्यवाद, सत्यनिष्ठा व संबंध उच्च, लिखिए, सत्यनिष्ठा व संबंध, सत्यनिष्ठा व संबंध उच्च नैतिक, सत्यनिष्ठा व संबंध उच्च नैतिक सिद्धांतों से है। सत्यनिष्ठा का संबंध उच्च नैतिक सिद्धांतों से, ऐसा लिखिए, सत्यनिष्ठा का संबंध उच्च नैतिक सिद्धांतों, सत्यनिष्ठा का संबंध उच्च नैतिक सिद्धांतों से है, जिनमें जैसे सद्गुण, जैसे सद्गुण, सच्चाई, ईमानदारी, जैसे सद्गुण,
सच्चाई, ईमानदारी, जैसे सद्गुण, सच्चाई, ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठता, व कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठता, ये हो गया। सत्यनिष्ठा क्या है? सत्यनिष्ठा का संबंध उच्च नैतिक सिद्धांतों जैसे सद्गुण, सच्चाई, ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठता। अपने जीवन में उच्च या नैतिक लिखिए। अपने जीवन में उच्च या नैतिक आदर्शों व ईमानदारी, उच्च या नैतिक आदर्शों उच्च या नैतिक आदर्शों व ईमानदारी का पालन करना ही सत्यनिष्ठा। आदर्शों व ईमानदारी का पालन करना ही, ईमानदारी का पालन करना ही सत्यनिष्ठा है। तो सत्यनिष्ठा की एक परिभाषा ये भी हो सकती है, ठीक है। और लिखिए, विचार, वचन व कार्य, विचार, वचन व कार्य, विचार, वचन व कार्य में संगति या विचार, वचन व कार्य में संगति या सामंजस्य ही सत्यनिष्ठा है। इसका एक ट्रायंगल बना देते हैं इस तरीके से, इस परिभाषा के लिए। ये चीज़ें आप डायग्राम आप अच्छे से एग्ज़ाम में यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर विचार, वचन, कर्म, विचार, वचन व कर्म में संगति, यहाँ पर संगति क्या है? सत्यनिष्ठा है, निष्ठा है। संगति का मतलब समझते हैं? इन सभी चीज़ों में सामंजस्य बनाना है। विचार, वचन, कर्म में सामंजस्य बनाना ही सत्यनिष्ठा है। संगति या सामंजस्य दोनों का मतलब एक ही है। तो हमने देखा ये, तो जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, और लिखिए, जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, उस समय सही सोच व ईमानदारी, उस समय सही सोच व ईमानदारी, जब आपको कोई नहीं देख रहा हो उस समय सही सोच व ईमानदारी से कार्य करना ही सत्यनिष्ठा। ईमानदारी से कार्य करना ही सत्यनिष्ठा है। मैंने आपको 4 डेफिनेशन लिखवा दी, चारों बहुत ही शॉर्ट में। इनमें से आप अपने नोट्स में कोई भी 2 शामिल कर लीजिएगा,
ज़्यादा कंटेंट अपने नोट्स में मत बढ़ाइएगा। ये मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन में अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताई जा रही हैं। बाकी आप लोग कम से कम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, ठीक है, अपने नोट्स में। क्योंकि आपको बल्कि नोट्स या कोई किताब नहीं लिख रहे जो आप उसमें उदाहरण और परिभाषाएँ बढ़ाते जा रहे, ठीक, इतना करना है। अब व्यक्ति व सामाजिक उदाहरण इसमें देख लेते हैं। सत्यनिष्ठा में क्या देख लेते हैं? व्यक्ति व सामाजिक उदाहरण। व्यक्ति व सामाजिक उदाहरण, ये इम्पोर्टेंट है। परिभाषा तो आप कहीं से भी ढूंढ के ला सकते हैं, उदाहरण के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। किताबें पढ़ेंगे आप, उसमें उसको आप उदाहरण मिल जाएंगे, वो आप अपने नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में शामिल कर लेंगे। कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ करा दूँगा, कुछ आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, जो आपको सरल लगे अपने अनुसार उनको यहाँ इनमें शामिल कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। और हाँ, ये मत कीजिएगा कि ज़्यादा एग्जाम्पल आप अपने नोट्स में शामिल कर रहे हैं, 2 से 3 एग्जाम्पल बहुत हो जाएंगे। व्यक्ति व सामाजिक उदाहरण। उदाहरण 1, उदाहरण 1 में आप देखेंगे मिजोरम का जनजातीय समुदाय। मिजोरम का जनजातीय समुदाय। मिजोरम का जनजातीय समुदाय जहाँ दुकानों पर, मिजोरम का जनजातीय समुदाय जहाँ दुकानों पर दुकानदार नहीं बैठते, ऐसा ही सेम एक उदाहरण है न्यूजीलैंड का, वहाँ पर भी दुकानदार नहीं बैठते। कई किसान ऐसा काम करते हैं, वो अपना फसल उपज जो होता है वो अपने एक बॉक्स या उसमें रख कर के चले जाते हैं, और जो व्यक्ति आता है, ये देखिए आप किसी राष्ट्र के किसी व्यक्ति के नागरिकों का आप देखिए सिविक सेंस कितना अच्छा है, सामाजिक संस्कृति कितनी अच्छी है उनकी, कि वो व्यक्ति इतना ईमानदार होते कि कोई व्यक्ति, और इंडिया में अगर लग जाए, मान लीजिए इंडिया में क्या हो, यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान में मान लीजिए कि चौराहे पर या मान लीजिए गांव गली में कोई एक बॉक्स बनाओ, उसमें कोई चीज़ रख दी जाए, क्या होगा शाम तक? आप कमेंट में बताइए क्या होगा, बताइए। अरे वो बॉक्स में रखी चीज़ तो छोड़िए, यहाँ जेब में पड़े रुपए तक निकल जाते हैं, बॉक्स में की तो बचेगी क्या? ये तो उदाहरण है अच्छी अच्छी चीज़ों के। हाँ, अब तुम बेटा सही बोले। ये जो अमित है ये कह रहा है कि मैं ही सबसे पहले निकाल लूँगा। क्या बात है, क्या बात है। आपके लिए तालियां भाई। दुकानदार नहीं बैठते, ग्राहक स्वयं पर्ची, ग्राहक स्वयं पर्ची, ग्राहक स्वयं पर्ची पर लिखी, ग्राहक स्वयं पर्ची पर लिखी कीमत डिब्बे में रख देते हैं। पर्ची पर लिखी कीमत डिब्बे में रख देते हैं, रख देते हैं। एकदम से कमेंट आ रहा है क्या? अब आप लोग पढ़ाई के बीच में ये क्या करने लगे, डिब्बा ही उठा कर लेकर? मतलब आप डिब्बा ही यूपी वाले
हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यूपी में ऐसा कोई नहीं करने वाला, कोई डिब्बा विब्बा नहीं रखेगा। वो आप सिर्फ उदाहरण में उपयोग करेंगे, कोई डिब्बा विब्बा नहीं रखने वाला। ठीक है, ठीक है। आज आप लोगों ने मतलब जब पढ़ाई की बात होती तो आप लोग कमेंट में कुछ नहीं लिखते, आज तो आपने कमेंट की लाइन लगा दी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। देख लेता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट हो तो। वैसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट उसमें नहीं दिख रहा। पढ़ने से ज़्यादा आप लोगों का मन कहीं और लगता है। वापस आइए, नहीं तो हम लोग भटक जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है मालिनोंग गांव, यानी मेघालय का मालिनोंग। मालिनोंग गांव मेघालय, ये है मेघालय का गांव। एक काम कीजिए, मैं इंक डाल लूँ तब तक मार्कर में। वैसे भी आप लोग कमेंट में लगे हुए हैं काफ़ी, आपस में ही लग। अरे आपस में क्यों झगड़ रहे भाई? यहाँ के लोग स्वच्छता के प्रति सत्यनिष्ठा के कारण यहाँ का गांव, जो गांव है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव बन पाया। तो लिखिए, यहाँ के लोग स्वच्छता के प्रति सत्यनिष्ठा के कारण यहाँ के लोग स्वच्छता के प्रति सत्यनिष्ठा के कारण ही यहाँ नहीं, सॉरी, स्वच्छता के कारण ही यह गांव एशिया का सबसे स्वच्छ गांव बन पाया। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव बन पाया है। ठीक, ये हो गए सामाजिक या व्यक्तिगत उदाहरण। अब देख लेते हैं कुछ प्रशासनिक उदाहरण। तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर थे जिनको दबाव ट्रांसफर के डर से सत्यनिष्ठा के कारण अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या? बिना किसी दबाव व ट्रांसफ़र के सत्यनिष्ठा के कारण अपने कर्तव्य निभा रहे। तो कौन से अधिकारी हैं? इनका नाम है तुकाराम मुंडे। जो तुकाराम मुंडे है, ये महाराष्ट्र कैडर के आईएएस हैं। ये कौन है? महाराष्ट्र कैडर, ये आईएएस, महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी। ये महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बिना किसी दबाव व ट्रांसफ़र के डर, दबाव
व ट्रांसफ़र के डर से, दबाव व ट्रांसफ़र के डर के सत्यनिष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या लिखा है आपने? आपने लिखा है कि सर मेरे दोस्त ने 50 पेज में ही पूरा एथिक्स के नोट्स बना लिया। हाँ 50 क्या 40 पेज में आपका बन जाएगा, 30 पेज में बन जाएगा एथिक्स का नोट। इसमें क्या है, देखिए लर्निंग एक प्रोसेस है, जिसके बाद आपके माइंड में चीज़ें प्रोसेस हो जाती हैं, तो आपको उन चीज़ें जो आपके माइंड में आपको याद हो जाती हैं वो चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको लिखना होता है कीवर्ड नोट्स में। अब मान लीजिए कि आप इस चीज़ के नोट्स बना रहे हैं प्रशासनिक उदाहरण का, तो आप क्या करेंगे, तुकाराम मुंडे का नाम लिख लेंगे, आपको ये चीज़ अपने आप याद रहेगी। ये चीज़ें आप नोट्स में थोड़ी शामिल करेंगे। अब मान लीजिए परिभाषा आप हो सकता है 1-2 लिख लें, बाकी ये इतना बड़ा नोट्स थोड़ी बंडल थोड़ी ले जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम में मेंस के एग्ज़ाम के फाइनल स्टेज में पहुंचते तो आपके पास नोट्स छट पट के काट पीट के आपके पास कितने पेज का नोट्स बने, 40 से 50 पेज का ही नोट्स बचता है, जो कि इम्पोर्टेंट रह जाता है। बाकी चीज़ें तो सब छट जाती हैं, धीरे धीरे करके मशीन प्रोसेस होने लगती है, धीरे धीरे सब चीज़ें हटने लगती हैं। तो वो प्रक्रिया बाद की है। अभी आप इस पर सिर्फ अभी पढ़ाई पर फोकस करना है। अभी ये शॉर्ट नोट्स के चक्कर में पढ़िएगा, पता लगे नोट्स के चक्कर में पड़ जाए तो आप नोट्स ढूंढते घूमे। टेलीग्राम पर तो नोट्स का पूरा क्या बताऊँ अंबार या कहूँ पूरा बवंडर भरा पड़ा है। नोट्स कलेक्शन के चक्कर में मत पड़िएगा। ना 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 ना, आप गूगल पर चले जाइए, आप किसी भी कोचिंग का इंस्टीट्यूट खोलिए, सबके अपने अपने नोट्स फ्री में पड़े हुए हैं। नहीं नोट्स सिर्फ एक नोट्स जो आपने खरीद ली बुक, उसी को नोट्स मान लीजिए बस, बाकी इधर उधर मत पढ़िए ज़्यादा चक्कर में। नोट्स अपने खुद के होने चाहिए बस। हाँ, बाकी जो लोग कोचिंग के नोट्स लेकर के रख लेते हैं, कितने लोग हैं जिनका एग्ज़ाम निकल गया मुझे बताइए। मैं बता रहा हूँ कोचिंग का नोट्स काम चोरी का एक तरीका है। जो लोग सोचते हैं कि कम पढ़ने में कोचिंग का नोट्स ले लेते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा। अरे आज नहीं लिखना पड़ेगा, कल एग्ज़ाम में तो लिखोगे जा कर के। यहाँ पर एग्ज़ाम का मतलब है पढ़ाई करो, मेहनत, सीधी है बात, वरना मत इस प्रक्रिया में आइए। जो नोट्स के चक्कर में पढ़ रहे हैं ना, आप मत पढ़िएगा। पता लगे वो नोट्स अभी आपके दोस्त ने नोट्स बनाए, वो आपको भेज रहा होगा, शेयर कर रहा होगा, आप उसके नोट्स को देख कर के बड़ा प्रभावित हो रहे हैं, अरे कितना अच्छा कंटेंट कर रहा है। अरे वो उसकी मेहनत है, आप अपनी मेहनत से नोट्स बनाइए। हाँ 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 बिल्कुल, किसी का नोट्स फॉलो मत कीजिए, अपना नोट्स अपना होता है, अपने माइंड ने प्रोसेस किया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो तुकाराम मुंडे का एक उदाहरण हो गया सत्यनिष्ठा में। एक उदाहरण जो है सौम्या पांडे, यूपी कैडर IAS, लिखिए सौम्या पांडे यूपी कैडर IAS। इन्होंने क्या कोविड-19 के दौरान, पेन चेंज कर देता हूँ, मुझे एक जैसा ही नज़र आ रहा है, क्या कोविड-19 के दौरान अपना मातृत्व अवकाश, ये सबसे बड़ी बात है, अपना मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव जो मिलती है उसको, मातृत्व अवकाश, अपना मातृत्व अवकाश छोड़कर, एक माता व पिता अपना मातृत्व अवकाश छोड़कर एक माता व प्रशासक, एक माता व प्रशासक, एक माता व प्रशासक दोनों की भूमिका, दोनों
की भूमिका, दोनों की भूमिका, दोनों की भूमिका सत्यनिष्ठा के साथ निभा रही हैं। दोनों की भूमिका सत्यनिष्ठा के साथ निभाई, के साथ निभाई। तो सत्यनिष्ठा को इस तरीके से समझिए, कई गुण मिलकर के सत्यनिष्ठा बनते हैं। जैसे कि एक बनाइए, एक डायग्राम बना लीजिए, आप इसको एग्ज़ाम में यूज करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। एक सर्कल बनाइए, पेन चेंज कर लूँ नहीं तो सही से बनेगा नहीं। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। ये लिखिए, इस सर्कल को सद्गुण मान लीजिए। जो दूसरा सर्कल है इसको सद्गुण के बाद सच्चाई मान लीजिए। इसको ईमानदारी मान लीजिए। सद्गुण, सच्चाई, ईमानदारी, और इसको मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं। जो हमने आपको मूल्य लिखवाए थे उनमें से कोई भी एक मूल्य मान लीजिए। मान लीजिए सेवा भाव ही मान लीजिए। तो इन चारों के मध्य जो होगा वो होगा सत्यनिष्ठा। ये बृहद मूल्य है सत्यनिष्ठा। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए। आज की क्लास हमको यहीं रोकनी पड़ेगी, कुछ अर्जेंट काम आ गया मुझे। तो आज का ये इतना काम हुआ। कल हम शुरू करेंगे तरफदारी और गैर तरफदारी और निष्पक्षता से। और अभी अगर आपका कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। मैं 5 से 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। हाँ, ये जो उदाहरण है ना, इनको आप कहीं भी यूज करिए। आप केस स्टडी लिख रहे हैं उनमें भी वैलिडेशन के लिए इन उदाहरणों को डाल सकते हैं। पर केस स्टडी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है उससे भटकेंगे नहीं आप केस स्टडी में। केस स्टडी के लिए मैं आपको अलग से क्लास लूँगा ना, उसमें मैं बताऊँगा वो अच्छे से केस स्टडी कैसे करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा मैंने, ठीक है, मैं आज आपको देता हूँ क्वेश्चन। वैसे देता हूँ मैं तो। अभी तक तो आप लोग जो पुराना वही भेज के आप लोग लिख करके, उसको भी नहीं भेजा आपने। 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे अभी तक। टोटल सिर्फ 3 लोगों ने भेजा है। क्लासेस का ड्यूरेशन हम बढ़ा देंगे, आगे चल के बढ़ा देंगे। अभी इतना ही रखिए। ठीक है फिर।